स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया था ना। उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो रह रही थी, उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसमें हमने जो प्रोडक्ट का पेज बनाया हुआ था, उस प्रोडक्ट के पेज के आगे हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमारे पास कस्टमर लॉगिन पेज ओपन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि जैसे ही कोई यूज़र आता है और इंडेक्स पेज को ओपन करता है और इंडेक्स पेज पे अगर उसका लॉगिन नहीं होता है तो वो यहाँ पे चला आएगा। अब इसके बाद वो यहाँ से लॉगिन करता है 102, जैसे उसका पासवर्ड 123 है, और यहाँ से वो लॉगिन करता है तो वो इंडेक्स पेज पे, आई थिंक 101 है, तो वो इंडेक्स पेज पे मूव करेगा। एंड इंडेक्स पेज पे जैसे उसके पास चार प्रोडक्ट हैं, तो चार प्रोडक्ट हमारे पास शो हो रहे हैं, और इसमें से कोई भी प्रोडक्ट पे अगर वो क्लिक करता है और ऑलरेडी वो प्रोडक्ट कार्ट के अंदर में है तो ये हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट। और जैसे ही वो कार्ट पे क्लिक करता है, जितने भी इसने चार प्रोडक्ट उसने कार्ट किए हुए हैं, तो चारों के चारों प्रोडक्ट जो हैं वो उसके कार्ट में शो हो रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इस जो जितने भी हम लोगों ने ये बनाए हैं ना, इसके साथ में हम यहाँ पे एक बटन बना देते हैं रिमूव का, कि जैसे कि चार इसमें प्रोडक्ट हैं, चारों में से किसी एक को रिमूव करना चाहे इस कार्ट के अंदर में से, तो वो कैसे करेगा, राइट। तो वो आज हम करने जा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे स्टॉप करते हैं, वापस आते हैं अपने चेकआउट वाले पेज पे, checkout.aspx वाले पेज पे आते हैं। इस पेज पे हमने क्या किया हुआ है, डिज़ाइनिंग के अंदर में हम आते हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अब यहाँ देखो, यहाँ रिपीटर है, राइट। ये रिपीटर है, उसके पैर ऊपर जो हमारा टी आर है, और टी आर के नीचे हमारे पास में अपना इमेज है। अब हमें इस पर एक बटन प्लेस करना है हमें। तो अब ये देखना हमें ये है कि बटन को हम लोग किस जगह पे प्लेस करें, किस जगह पे हम अपने बटन को रखें ताकि यूज़र वहाँ से वो उसको डिलीट करे, और वहाँ बटन जो होगा वो इमेज बटन हो तो ज़्यादा बेटर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज बटन ले लेते हैं। इमेज बटन फॉर रिमूव प्रोडक्ट, ठीक है। आप लोग भी नेट से डाउनलोड कर सकते हो। इमेज बटन चाहिए मुझे, इमेज, जैसे ये बटन हमने ले लिया, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको करते हैं सेव एज। डेस्कटॉप पे रिमूव के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, remove.png। डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया है। फाइनली इस रिमूव बटन को डेस्कटॉप पे तो किया था मैंने, ये इस
बटन को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके मैं इसको अपने एप्लीकेशन फ़ोल्डर में ऐड कर देता हूँ। तो मेरा ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर में इमेजेस का फ़ोल्डर है ये वाला, और उस इमेजेस फ़ोल्डर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे अपने लिए एक इमेज चाहिए इस रिपीटर के अंदर, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोई क्लास बना लेते हैं। एक चलो इस टीडी के अंदर ही रख लेते हैं, एक स्पैन बना लिया, और स्पैन के अंदर में हम यहाँ पे लेते हैं ASP इमेज बटन, ASP इमेज बटन ID इज इक्वल टू btn remove और run at इक्वल्स टू सर्वर। ठीक है, ये हमने एक बटन ले लिया। यहाँ पे उस बटन का जो इमेज URL है, इमेज URL हम वो सेट कर देते हैं जो हमने इमेज अभी अभी कॉपी पेस्ट किया है। ये इमेजेस है मेरे पास, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया इमेज URL के साथ में। राइट, इस बटन का नाम हो गया btn remove। अभी डिज़ाइन में देखते हैं इसका क्या आइकन कैसा शो कर रहा है। काफ़ी बड़ा शो कर रहा है, तो हमें अपने आइकन को उसके अकॉर्डिंगली सेट करना होगा, इस इमेज के अकॉर्डिंगली सेट करना होगा। तो क्या करते हैं, इसका इमेज का जो साइज़ है यहाँ से भी सेट कर सकते हैं हम लोग, या हम चाहें तो इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं इमेज की, यहाँ से इमेज को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम क्योंकि वो सिलेक्ट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं। इसका हाइट में इसका ले लेता हूँ लाइक 80, और इसका विड्थ हम ले लेते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 70 या 80 ले लेते हैं, 80/80। हो सकता है इसे थोड़ा सा और कम छोटा बड़ा करना पड़े हमें। तो ये हमारा साइज़ यहाँ पे हो गया। अभी देखते हैं यार कितना साइज़ है। हाँ, थोड़ा ठीक है, बाकी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं इसमें हम साइज़ को रिमूव, थोड़ा सा लाइक हम इसको 50-50 कर लेते हैं, 50-50 के रेशियो में कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक बटन हो गया, इस बटन का साइज़ हमने स्पेसिफाई कर लिया कि जिस बटन पे भी मैं क्लिक करूँगा, जिस रो पे मैं क्लिक करूँगा, वो आइटम जो है वहाँ से रिमूव हो जाए। राइट, तो उसके लिए हमने इसको बना लिया। अब इसको एक बार हम रन करा के देख लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। क्योंकि जो चीज़ें आपने बनाई है ना, उसके हिसाब से आपके जो बैकग्राउंड में है, उसके हिसाब से आपने इसी चीज़ों को बनाई है, और आपको लगता है कि आपका जो थीम है उस थीम के अकॉर्डिंगली कोई दूसरा बटन चलेगा, जैसा इमेज बटन आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। और CSS के अंदर में हम चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, बट थोड़ी सी CSS की नॉलेज होनी चाहिए आपको। लॉगिन करोगे, अब यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे क्लिक करते हो कार्ड पे, तो आपके पास में वो सब कुछ आ गया। देखो अब ये तो आ तो गया, लेकिन ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा इमेज है, इसको और हमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो इमेजेस के साइज़, प्रोडक्ट के साइजेस हैं वो बहुत छोटे हैं और उसके साथ में ये नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं, अगेन इसको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से हम लोग 20-20 ले लेते हैं इसको, 20 या 25 के आसपास ये हम ले लेते हैं इसको। और इसे हम लोग यहाँ स्पैन के रखने की जगह पे ना एक हम लोग यहाँ पे TD और बना लें, या तो एक टेबल डेटा और भी हम बना लें, क्योंकि देखो यहाँ पे TR तो है, ये वाला तो आपके पास में आ गया, ये TH 1 2 3 4 5 TH है, और 5 TH के अंदर में आपके पास में प्रोडक्ट आ रहे हैं, 5 TH के अंदर में आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो ये आपका एक पहला TD आ गया, ये TR, ये आपका TR शुरू होता है, उसके अंदर में एक TD टेबल डेटा, दूसरा टेबल डेटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 5 आपके पास में TA है। तो ये तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे TH एक और ऐड कर देते हैं, एक TH हम और ऐड कर देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं एक्शन रिमूव।
ठीक है, रिमूव ले लेते हैं इसको। और नीचे में जो हम लोगों ने टी आर यूज़ किया हुआ है ये वाला, एक और टी डी लेते हैं। ठीक है, एक और टी डी लेते हैं। नॉर्मल से टी डी के अंदर हमें क्लास की भी ज़रूरत पड़ेगी, अभी क्लास भी ले लेंगे हम लोग। और उस क्लास के अंदर क्या क्लास लेना है अभी देखते हैं। फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि ये जो स्पैन के अंदर हम लोगों ने लिया था, ये स्पैन के अंदर हमने जो ये लिए हुए थे ना, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। इसको यहाँ से कट किया और इसे हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा इस टीडी के अंदर आ गया और उसकी हेडिंग क्या होगी, पेज की हेडिंग ये आ गई। उसके बाद मेरे पास आइटम है, आइटम के बाद क्वांटिटी है। अब इसमें से कोई एक ऐसा कोई क्लास को हम ले लेते हैं जो क्लास के ऊपर में वो वर्क करे। यानी इमेज मेरी यहाँ पे शो हो रही है इस टीडी के अंदर में, ये है यहाँ पे टीडी के अंदर में, रिंग के अंदर में इमेज शो हो रहा है। तो ये आप रिंग भी ले सकते हो, ये वाला जो क्लास रिंग है ना, ये क्लास रिंग इन, ये भी हमारे काम आ सकता है। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इस टीडी क्लास के अंदर में रिंग को, क्योंकि वो भी एक इमेज है और ये भी एक इमेज है। अब इसको हम रन करा कर देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आता है। आपको दोनों साइड देखनी पड़ेगी कि दोनों साइड के अंदर में हम किस तरह से चीज़ें आ रही हैं। 101 123 और हम यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम आ गए। और फाइनली हम लोगों ने जब कार्ड पे क्लिक किया तो अभी देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। नॉट बैड, मतलब हमारे पास ये रिमूव का बटन इस तरह इस जगह पे आ गया है। इस तरह से ऐसे अगर देखेंगे मोबाइल व्यू में तो इस तरह से शो होगा। यानी कि हम लोग क्लास जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो क्लास हम इस क्लास को ना यूज़ करके अगर हम लोग इस क्लास को यूज़ करें, प्राइस वाले क्लास को यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टॉप नहीं करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे इसको। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली उस पे जाते हैं, अपने उस एरिया पे जहाँ हमारा प्रोडक्ट है, एंड ट्राई टू चेंज द क्लास। जैसे कि हमारे पास ये क्लास है, इस क्लास का नाम हमने यहाँ पे लिया हुआ है चेक, राइट। और है ये क्लास, और कौन कौन से क्लासेस हैं यहाँ पे, जैसे ये क्लास हो गया जहाँ पे हम नेम को शो करा रहे हैं। तो नेम वाले क्लास को हम उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, और रिमूव वाले क्लास के अंदर में हम लोग नेम वाले क्लास को रिप्लेस कर देते हैं। अगेन यहीं पे आप सेव करो इसे, सेव करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं जो भी हम लोगों ने कराया था। तो यहाँ पे जो ये क्लास चेंज हो जाएगी तो ये एरिया आपका जो है कम हो जाएगा। देखो, क्योंकि ये आइटम का तो है ही, अब ये एरिया कम हो गया, रिमूव का बन गया, यहाँ पे आइकन आ गए, क्योंकि कोई प्रोडक्ट को आप रिमूव कर सकते हो। ये वाला जो एरिया है इसको भी अगर आप कम करना चाहते हो तो इसमें से कोई दूसरी क्लास भी आप यूज़ कर सकते हो। बिकॉज क्या है, जो हमने थीम यूज़ किया है उसके साथ ये टी शर्ट, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे जो हमने अभी हटा रखा है कि हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ यहाँ पे हम लोग इम्पोज कर सकते हैं हर एक प्रोडक्ट के सामने। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उन्होंने CSS बना रखी है। इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस एरिया तो आप जो है ये वाला ले सकते हो, जो ये डिलीवरी डिटेल्स वाली जो ऑप्शंस है ना, ये जिसमें जो क्लास यूज़ हो रखा है वो हम सेम क्लास यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये सेम चीज़ें यहाँ पे चल जाएंगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जैसे मैं इस रिमूव पे क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ ये इंटायर रो जो है रिमूव हो जाए। कहाँ से, हमारे डेटा लिस्ट से रिमूव हो जाए, रिपीटर से रिमूव हो जाए, साथ में डेटाबेस से भी रिमूव हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन आप चाहो तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ ना लेके आप यहाँ ले सकते हो, एंड में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड में लोगे तो भी वो सूटेबल है क्योंकि वो इस अलाइनमेंट के साथ वो दिखेगी। एक बार उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। यानी कि जो TH वाला ऑप्शन था ना, ये वाला, इसको यहाँ से हम कट करते हैं, इसको नीचे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो TR वाला ऑप्शन था जहाँ पे हम लोगों ने ये लिया हुआ है, ये वाला, इसको यहाँ से हम लोग यहाँ से कट करते हैं और इस TR के नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सेव करते हैं इसको और इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हाँ,
ये अब देखो वो जो पार्ट था वो इस साइड आ गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इस अलाइनमेंट के साथ में नहीं है, ये ऊपर की साइड जा रहा है, तो इसमें कुछ चेंजेस की और ज़रूरत पड़ेगी शायद। अब ये देखते हैं, ये वाला जो पोजीशन है ना, इसके नीचे आना चाहिए इसको। कोई क्लास ऐसी है जो जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा है, क्लास को चेंज कर देखना पड़ेगा, या तो हम इस क्लास को ना लेके किसी और क्लास को यूज़ करें। क्लास चेक, ये क्लास हो गई। ये जो टीडी हमने लिया हुआ है इसका एंड कहाँ पे है? ओके, एक्चुअली ये टीडी का काफ़ी स्पेस है जिसके अंदर हमने फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, फिर ये दूसरा टीडी है ये वाला जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट है, और उसका क्लोज जो इंडेक्स है वो ये है। ऑन फोकस इवेंट चेक के नाम से है वो। देखो अब ये सही आ गया, बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गया है, और रिमूव का बटन हमारे पास अपीयर हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम किसी भी रिमूव वाले पे क्लिक करें तो मैं चाहता हूँ कि ये रिमूव हो जाए इंटायरली मेरे प्रोडक्ट से। तो अब वो क्या कैसे होगा? तो उसके लिए मुझे रिमूव का एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। रिमूव का एक्शन क्रिएट करने के लिए हमें एक कुछ कोड्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि सोर्स में जाते हैं इसके, और जो रिमूव का जो आपने बटन बनाया है यहाँ पे, उसमें एक आपको ऑन क्लिक इवेंट यूज़ करना होगा। ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्रिएट इवेंट, ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्रिएट इवेंट, और क्रिएट इवेंट क्या लिया आपने? BTN रिमूव क्लिक। तो जो BTN रिमूव क्लिक आपने जो यहाँ पे जनरेट किया है ना, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके CS पेज पे चला गया होगा। आप checkout.cs पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हमने यहाँ पे लिया लोड डेटा, लोड डाटा के नाम से हमने बनाया हुआ है, या लोड प्रोडक्ट है। लोड प्रोडक्ट। अब इसमें देखो क्या है, इसमें हमने लिया रिमूव के क्लिक पे। ये रिमूव का क्लिक हमने कहाँ से क्रिएट किया? वो हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया था उसके अंदर जो बटन हमने लिया था, उस बटन के अंदर में हम गए और वहाँ जाके हमने ऑन क्लिक टैग लगाया, और वहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया एक इवेंट। तो जैसे क्रिएट इवेंट करेंगे तो जैसा जो भी नेम होगा आपके बटन का, उसके नाम का एक क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। जहाँ पे हमने कोडिंग करी है कि इमेज बटन का एक ऑब्जेक्ट बनाया BTN के नाम से। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ये कोई भी काम करते हो, इंसर्ट करोगे, आप ऐड करोगे, रिमूव करोगे, तो आपको एक बटन का मेथड बनाना पड़ेगा। तो आपने इमेज बटन है मेरा, वहाँ पे जो मेरी बटन है वहाँ पे वो इमेज का टाइप है। सपोज़ कर लो बटन का टाइप इमेज ना हो तो फिर नॉर्मल बटन हो, तो आपको बटन लेना है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो मेरा इमेज बटन है, तो मैंने इमेज बटन का एक ऑब्जेक्ट ले लिया और उसका एक सेंडर मैकेनिज्म बना दिया। क्यों बनाया ऐसा हमने, क्यों किया? बिकॉज कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो बिहाइंड द रिपीटर पास हो रहा है। मतलब पहले इसके बियॉन्ड एक रिपीटर है, रिपीटर के अंदर ये सारे कंट्रोल हैं, इसीलिए हमें इसका इवेंट अलग से जनरेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंडर ऑब्जेक्ट जनरेट कर दिया BTN के नाम से, जो कि उसके इवेंट पे फोकस करेगा। यानी कि जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली वो उसके इवेंट को फोकस करेगा, ये वाले इवेंट को। तो वहाँ पे उस इवेंट को फोकस करेगा जहाँ जब वो क्लिक होगा उस पर, यानी इस रिमूव पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा उसके इवेंट पे फोकस करेगा। नाउ रिपीटर का हमने क्या किया, रिपीटर आइटम का एक ऑब्जेक्ट बनाया रिपीटर के नाम से, जिसके अंदर में हम लोगों ने रिपीटर का BTN जो बटन था उसको हम लोगों ने बाइंड कर दिया। यानी कि जो इवेंट यहाँ पे फायर होगा किसका,
ये वाला जो ऑन क्लिक इवेंट हम फायर कर रहे हैं रिमूव के लिए, इस रिमूव का जो इवेंट फायर होगा उसको हमने किसके साथ बाइंड कर दिया, उस इमेज बटन के साथ में, किसके, रिपीटर के आइटम के साथ। यानी कि जैसे ही रिपीटर का आइटम फायर होगा वो बटन की नेमिंग कंटेनर से उसकी वैल्यू को पिक कर लेगा। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मेरी जो आईडी है, वो जो आईडी है किस प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी को मुझे रिपीटर के अंदर से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिपीटर का नाम क्या हो गया, आइटम, रिपीटर का नाम हो गया आइटम। अब मुझे किसको फाइंड करना है, तो मुझे लेबल को फाइंड करना है। तो हमें देखना होगा मुझे यहाँ पे कि मेरी कौन सी वैल्यू के अंदर में प्रोडक्ट की आईडी आ रही है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी तो आ ही नहीं रही है। अगर प्रोडक्ट की आईडी नहीं आ रही है तो हम प्रोडक्ट को कैसे डिलीट करेंगे, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नाम लिया हुआ है, इमेज लिया हुआ है, इमेज के बाद हमने प्रोडक्ट का नाम लिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसकी आईडी की, प्रोडक्ट की आईडी की, बिकॉज प्रोडक्ट, बिना प्रोडक्ट की आईडी के आप उसको कैसे डिलीट करोगे, राइट। तो अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट की आईडी कहाँ ले लें, इसी प्रोडक्ट के नीचे हम प्रोडक्ट की आईडी भी ले लेते हैं, या हम प्रोडक्ट की आईडी ले लेते हैं। हम यूज़र को अगर दिखाना नहीं है तो हम यहाँ से उसको हटा सकते हैं, दिखाएंगे नहीं, सिर्फ हम उसको शो वो करेंगे, प्रोडक्ट की आईडी सिर्फ दिखाएंगे बस, मतलब हम लोग यूज़ करेंगे लेकिन उसको हम शो नहीं करेंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं लेबल, ASP का एक लेबल ले लेते हैं, ASP लेबल, और जिसकी आईडी मैंने यहाँ पे जनरेट कर दी LBL PID, प्रोडक्ट आईडी, इसको हमने करा रन एट इक्वल्स टू सर्वर, और इसका जो कंटेनर है, टेक्स्ट कंटेनर, उसके अंदर में हम उसको बाइंड कर देते हैं। तो बाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, % हैश बाइंड किसको बाइंड करना है, तो PID को बाइंड करना है, प्रोडक्ट आईडी। फाइनली इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमने एक लेबल ले लिया, इस लेबल को हमने बाइंड कर दिया। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट है ना वो शो हो। यहाँ भी प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी 2 हो गए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम था ना मेरा, P नेम कर देते हैं इसको, ये P नेम हो गया, ये मेरा PID हो गया। अब मुझे PID को फाइंड करना, मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट आईडी है ना वो सिर्फ यूज़ करने के लिए हो लेकिन विजिबल ना हो, यानी कि यूज़र के सामने मैं प्रोडक्ट आईडी दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी विजिबल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे हम लोग, फॉल्स कर देंगे। तो ये रन टाइम पे आपका शो नहीं होगा, लेकिन आई वॉन्ट दिस आईडी टू डिलीट माई रिकॉर्ड। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है इस रिपीटर के अंदर में से, जिसका नाम है LBL PID। तो LBL, अब चेक कर लें मेरे डेटाबेस में PID ही होना चाहिए, अगर PID नहीं है तो वो नहीं चलेगा। तो PID के लिए हम लोग यहाँ पे ज्वाइंस यूज़ किया था, आप देख लेते हैं, यहाँ पे PID ही लिया था हमने शायद, प्रोडक्ट आईडी, यस PID है, PID मेरे पास में है ऑलरेडी, ठीक है, इट्स ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने, देखो यहाँ पे LBL PID है, इट्स ओके फाइन, राइट। तो LBL PID हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग नाम से LBL PID का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में हम लोग लेबल के अंदर में, लेबल मुझे क्रिएट करना है, फाइंड आउट करना है, उसके अंदर से कहाँ से फाइंड आउट करना है, इसके अंदर से फाइंड आउट करना है। अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स फाइंड आउट करना होता तो मैं टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट लेता, ठीक है। यहाँ मुझे लेबल फाइंड आउट करना है तो मैं लेबल का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, लेबल का क्लास का नाम लिखेंगे, आइटम, किसका आइटम, रिपीटर का आइटम, डॉट फाइंड कंट्रोल, कंट्रोल का नाम क्या है, तो कंट्रोल का नाम जो मेरा यहाँ पे है लेबल का, जो हम लोगों ने अभी इस्टेब्लिश किया था LBL PID, ये हम असाइन करेंगे LBL PID यहाँ पे। उसका टेक्स्ट मुझे चाहिए, क्यों, क्योंकि रन टाइम पे जो भी इसके अंदर में टेक्स्ट आएगा उसके बिहाफ पे मैं उस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करूँगा, ठीक है। तो मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट यहाँ से पिक किया और उसको कहाँ स्टोर करा दिया, हमने LBL PID के अंदर स्टोर करा दिया, राइट। अब मुझे यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे कार्ट से डिलीट करना है तो क्या लिखेंगे, एक क्वेरी ले लिया, डिलीट कार्ट मास्टर वेयर प्रोडक्ट आईडी, यानी PID इज इक्वल टू @PID, और PID की वैल्यू को हम लोगों ने SQL के अंदर में डाला और उसको हमने लेबल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, स्ट्रिंग को, फिर कनेक्शन ओपन करी, एग्जीक्यूट करा और फाइनली पेज को लोड करा दिया। तो जैसे ये रिमूव पर यूज़र क्लिक करेगा वो इंटायरली हमारा क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को मेरे डेटाबेस के रिकॉर्ड से डिलीट कर देगा। साथ में हम उसको चेक भी कर, बैकएंड से भी चेक कर लेते हैं, इज एवरीथिंग इज ओके और नॉट।
ठीक है। यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक किया, तो हम लोग सबसे पहले चेक कर देते हैं कि हमारी जो वैल्यू जो है वो डेटाबेस से रिमूव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चेक करते हैं, यहाँ से लॉगिन करते हैं माई 101 123। फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पे इसको वो नहीं किया है, हम चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं अपने पासवर्ड को, वो हम बाद में करेंगे, छोटी मोटी चीज़ें बाद में करेंगे। अब देखो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये मेरे मोबाइल पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इट शुड बी डिलीट, देखो डिलीट हो गया। फिर डिलीट करना चाहें, फिर देखो फिर डिलीट हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, यानी कि मेरा जो रिमूव प्रोडक्ट है इट्स वर्किंग परफेक्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास में यहाँ से भी रिमूव हो रहा है और इस साथ में मेरे डेटाबेस के भी रिमूव हो रहा है। मेरे पास पहले 4 प्रोडक्ट थे, अब यहाँ पास 2 प्रोडक्ट हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट पे यहाँ से मैं बैक पे करता हूँ क्लिक, यानी कि होम पे जाने के लिए मैं क्लिक करता हूँ, तो होम पे देखो यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोडक्ट शो करेगा। होम पे मेरे पास 2 प्रोडक्ट शो कर रहा है, राइट, क्योंकि हमारे पास में कार्ट में अब 2 प्रोडक्ट ही रह गए हैं। और 2 प्रोडक्ट के अलावा अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और मुझे फिर फाइनली कार्ट में जाना है तो कार्ट में मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट करेगा ये वाला, ठीक है। और अगेन आपको यहाँ चाहिए तो आपको कंटिन्यू कराना है तो प्रोसेस टू बाई करो, या फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो आपको बैक पे जाना है तो यहाँ पे हमें भी बटन बनाना पड़ेगा। इसके नीचे हम लोग कंटिन्यू शॉपिंग पे एक बटन बना देंगे। जैसे कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे तो हम पीछे वाले पेज पे, यानी कि इंडेक्स वाले पेज पे मूव कर जाएँ, ठीक है। ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो बटन है आपका एम्प्टी कार्ट पे, अगर आप चाहो तो पूरे प्रोडक्ट को भी रिमूव कर सकते हो। जैसे कार्ट एम्प्टी करना चाहो तो वहाँ पे आप पूरे प्रोडक्ट को, मतलब अपने आईडी के भी यहाँ पे चाहो तो रिमूव कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव की कोडिंग करी थी, सेम कोडिंग वहाँ पे हो जाएगी। हाँ, लेकिन मुझे अभी करना है क्या, ये प्रोसेस टू बाई है, यानी कि आगे जाने के लिए। और एक और यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंटिन्यू शॉपिंग कर देते हैं, कंटिन्यू। जैसे यूज़र क्लिक करे तो वो कहाँ पे चला जाए, इंडेक्स वाले पेज पे, यानी कि index.aspx। ठीक है। प्रोसेस पे हम आगे का काम करेंगे, जैसे हम प्रोसेस पे करेंगे तो जो हमने लोड डेटा की कोडिंग की थी, काउंट वाला है, ठीक है। प्रोडक्ट काउंट, पेज लोड होगा तो काउंट होना चाहिए। यहाँ पे हमने डाला 101 और हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं, यहाँ से लॉगिन करते हैं। प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट, ये कार्ट हो गया, 3 आ गई वैल्यू। कार्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे चाहें तो इसकी जो ये जो आपको टोटल वैल्यू आ रहा है, टोटल वैल्यू अगर आप दिखाना चाहो तो भी आप दिखा सकते हो, जो ऊपर आ रहा है।
आप चाहते हो कार्ट के अंदर में जितने भी प्राइस हैं उस प्राइस को कैलकुलेट करके ऊपर में वो प्राइस आ जाए, तो भी आप कर सकते हो, ये काम भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा, 3 प्रोडक्ट उसके पास में हैं, तो कंटिन्यू शॉपिंग पे पीछे चला जाएगा, फिर से वो एक नया प्रोडक्ट ऐड करता है, और ऐड करने के बाद फिर वो उसको 4 हो गए, फिर वो कार्ट पे चला जाता है, तो कार्ट पे यहाँ पे शो कर गया, वो 4 प्रोडक्ट आ गए, 1 2 3 4, राइट। इसमें से किसी को भी वो रिमूव करता है तो वो रिमूव कर सकता है यहाँ से, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसके आएंगे नहीं यहाँ पे। अब जैसे इसके अंदर हमने क्वांटिटी लिया हुआ है, क्वांटिटी सपोज़ कर लो मैं यहाँ पे इसका इंक्रीज़ कर दूँ, तो इसकी कॉस्टिंग यहाँ पे बढ़ जानी चाहिए। ये प्राइस है, टोटल प्राइस में यहाँ पे कॉस्टिंग इसकी इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो इसको हम यहाँ ना रख के ना हम नीचे ले लेंगे, फूटर में इसको हम ले लेंगे, जितनी भी कॉस्टिंग होगी उस फूटर में कैलकुलेट होके आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम आगे उस पर कर सकते हैं। और आगे प्रोसेस पे जैसे क्लिक करेंगे, अब उसका जो एड्रेस वाला पार्ट होगा वो पिक करेंगे, और उसके बाद वो करेंगे। इसके पहले हम ये काम कर लेते हैं कि जो मेरे पास कंटिन्यू शॉपिंग पे हैं, जो ओवरऑल कॉस्ट आ रहा है ऊपर में ना, तो ये कॉस्ट जो है आपके यहाँ पे शो हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं। रुपीज़ में जो दो प्रोडक्ट के कॉस्टिंग जो भी आ रही है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंडेक्स वाले पेज पे ये कार्ट हो गया, कार्ट की पीएनजी होगी, ये चेकआउट हो गया, चेकआउट बटन पे आपने क्लिक किया तो ये हो गया। जिसके ऊपर आ रहा था वो कौन सा है, चेक करते हैं। ये कार्ट हो गया, ये इमेज है, ये कार्ट की इमेज है, और यहाँ पे क्लास आ रहा है टोटल, ये क्लास है टोटल, ये डिव है क्लास, और इस क्लास का नाम है टोटल, और उस टोटल के अंदर में क्लास टोटल के अंदर में स्पैम के अंदर में एक आपका टोटल वैल्यू आपकी दिख रही है। तो अगर आप यहाँ पे चाहो तो अपनी वैल्यू जो है वो दिखा सकते हो, तो यहाँ पे एक लेबल ले सकते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे ASP टैग का एक लेबल ले लो, ASP लेबल ID इज इक्वल टू टी कॉस्ट टोटल कॉस्ट, ठीक है। और रनर इक्वल्स टू हम लोग लेते हैं क्या, सर्वर, इसको बंद कर देते हैं। इसका नाम है टी कॉस्ट। टी कॉस्ट के अंदर आपको क्या लेना है, टोटल कॉस्ट के अंदर आपको कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है ना। तो क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी इसमें बताओ। इसके अंदर में जो हम लोगों ने पहले इम्प्लीमेंटेशन करी थी ना, जो काउंटिंग वाली की थी, हम सेम मैकेनिज़्म यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे सम कर लेते हैं, काउंटिंग की जगह पे क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, यानी कि सेम को हम लोग ये जो हमने कोडिंग की हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमें सम भी कराना ही पड़ेगा, यहाँ भी चेक करना पड़ेगा सेशन की वैल्यू नल है कि नहीं है। यहाँ हमने एज इट इज़ को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, सम, इसका नाम चेंज कर देते हैं, सम प्रोडक्ट, सम कर रहे हैं प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ पे सेम है, यूज़र आईडी UID अगर नल होता है तो कस्टमर के लॉगिन पेज पे वो भेज दे। यहाँ पे क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है और सम करना है। यहाँ हम काउंट भी कर सकते हैं, काउंट क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट के कॉस्ट को करना है। तो यहाँ पे हम लोग उसका डेटाबेस यूज़ करते हैं, यूज़ ecom_db सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, कार्ट_मास्टर, कार्ट मास्टर। EDB तो नहीं था कहीं हमारा, और इसके अंदर कार्ट मास्टर है। यहाँ मुझे क्या कराना है, कस्टमर ID, कार्ट ID, किसको रिमूव करना है मुझे, अच्छा सम करना है ना, मुझे सम करना है मुझे कार्ट का कॉस्ट को, CART_cost। तो यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, CART_cost। तो आई थिंक ये वर्क कर जाना चाहिए।
समी तो करना है उसको, काउंट कर लेगा तो काउंट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट को काउंट करेगा ना, तो यहाँ पे हमें समी करना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे उसको यूज़ कर लेते हैं, इज इक्वल टू 101। यस, परफेक्ट। तो इसने क्या किया, जितने भी थे उसमें उसको काउंट करके यहाँ पे शो करा दिया, और उसकी वैल्यू को हम लोग कहाँ पे शो करना चाहते हैं, LBL जो हम लोगों ने वहाँ पे बनाया था, लेबल जो हमने ली थी उस लेबल का नाम हमने क्या रखा था, दिस इज़ टी कॉस्ट, है ना। टी कॉस्ट के अंदर हम लोग उसके कॉस्ट को इम्पोज कर देते हैं। टी कॉस्ट का टेस्ट जो होगा वो आ गया, फाइनली कनेक्शन क्लोज हो गया। और इसको हम लोगों ने जो सम प्रोडक्ट था इसको हम कहाँ कॉल कर दें, पेज के लोड पे, यानी कि जैसे ही पेज लोड होगा सबसे पहले प्रोडक्ट आए, काउंट कराए, और उसके बाद वो सम भी दिखा दे, है ना। और अगर सम को और कहाँ पे कॉल करना है आपको, सम को हमको कॉल करना है जब वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है, यानी कि जैसे ऐड टू कार्ट पे वो क्लिक करता है तो वो जैसे ही प्रोडक्ट मेरा ऐड हो जाता है तो प्रोडक्ट ऐड होने के बाद वो प्रोडक्ट को भी काउंट करे और मेरे सम को भी कैलकुलेट करके वहाँ पे शो करे। देखते हैं इसको क्या इसका आउटपुट आता है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। इसको आप लोगों को प्रॉपर जो ये मैकेनिज़्म मैंने बताया, इसके बाद वो लास्ट वाला पोजीशन रहता है जहाँ पे आपको शिपिंग करानी है एंड पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना होता है, वो वाला पोर्शन इसका रहता है। बाकी जो मेन वर्क था वो हमने कर लिया है। 101 और 123 लॉगिन, यहाँ पे उसकी कॉस्टिंग नहीं आ रही, उसकी कॉस्टिंग नहीं आ रही क्योंकि एक्चुअल में ये क्लास यूज़ हो रखा है, क्लास कॉल कर रहा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से उसको हटाना पड़ेगा। ये देखो ये आ गया ना, लेकिन ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की क्लास यूज़ कर रहा है, जिस वजह से 905 आ गया ना, जिस वजह से वो उसको वहाँ से हटा नहीं पा रहा है। तो हम यहाँ से उसकी क्लास को डिलीट कर देते हैं। जो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की क्लास यूज़ हो रखी है, इन्होंने की हुई है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके कैलकुलेट कर रहा है आपके कॉस्ट को। टी कॉस्ट हमने लिया हुआ है, ये टोटल क्लास है। उस क्लास को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम रुपीस कर देते हैं। अभी भी ये क्लास कॉल हो रही है यहाँ पे। आई थिंक इस क्लास से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरे वाले क्लास से ही काम होगा। ये इस क्लास को भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो देखो वो क्लास रिमूव हो गया। अभी टोटल कॉस्ट भी आपका यहाँ पे शो हो रहा है कि रुपीज़ इज़ 945। जैसे ये प्रोडक्ट ऐड होगा, सपोज़ कर लो मैं कोई नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ये ऑलरेडी कार्ट में है तो ये तो ऐड होगा नहीं,
इसको ऐड करते हैं, ये ऑलरेडी कार्ट में है। हाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 11,000 रुपीज़। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे ये कार्ट बढ़ता जा रहा है, ये थ्री कार्ट में आ गया और ये उसकी वैल्यू भी बढ़ गई, तो कॉस्ट भी आ गया। और जैसे ही हम इस पर कार्ट वगैरह पे क्लिक कर दें, इसको भी हम लोग वो कनेक्ट कर सकते हैं अपने कार्ट से। जैसे मैंने इसको कार्ट से क्लिक किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप सेम मैकेनिज़्म यूज़ कर लोगे। जैसे आप यहाँ पे रिमूव कर देते हो, तो यहाँ पे भी उसकी कॉस्टिंग अपने आप कम होनी चाहिए, इस तरह से वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू कम हो गई, 9,000 रुपीज़ हो गई, क्योंकि हमने 2 प्रोडक्ट राइट करे हुए हैं। तो इस तरह से आपको आगे का मतलब यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर जो है एक बार आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जहाँ जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी रहती हैं ना, उसको कंप्लीट कर लो। और साथ में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए ना, तो उसके बाद आपको ट्राई कैच यूज़ करना है इसके अंदर में। ट्राई कैच में क्या होता है कि सपोज़ कर लो कि किसी भी कारणवश ट्राई कैच हम लोग कब यूज़ करते हैं। अब जैसे अभी हम लोगों ने इसकी टेस्टिंग करी, एक नॉर्मल में हम लोगों ने यूनिट टेस्टिंग करी, यूनिट वाइज टेस्ट द प्रोग्राम। तो यूनिट वाइज टेस्ट द प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने एक फॉर्म को स्टार्टअप में डाला, जैसे लॉगिन फॉर्म को स्टार्टअप में डाला। लॉगिन फॉर्म पे हमने सारी एक्टिविटीज़ चेक करी, सारी इनपुट आउटपुट चेक करी कि जब हम उसको रन कराते हैं तो हम जो वैल्यू डालते हैं उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने यहाँ पे ओके कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ और नहीं डाल रहा हूँ, दोनों केसेस में मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है। अगर मैं डाल के यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, या विदाउट डाल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, या फिर किसी भी सकम चांसेस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉगिन पे, तो ये देखो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर विदाउट एंटरिंग दिस अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए कि प्लीज़ एंटर आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे वैलिडेशन हम लोगों ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो आपको वैलिडेशन भी इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो ये सारा जब कुछ ओके हो जाता है, परफेक्टली वर्क करने लगता है सारी चीज़ें, यानी कि एवरी मेथड इज़ वर्किंग, उसके बाद हम लोग ट्राई कैच यूज़ करते हैं। ट्राई कैच क्या होता है, ट्राई कैच करता क्या है कि जो आपका बटन है, सपोज़ ये बटन है, इस बटन पे आपने कोडिंग करनी है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी आईडी डाली, पासवर्ड डाला, डालने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 101 है, मैंने डाला और यहाँ पे मैंने पासवर्ड अपना डाला, ये तो बिल्कुल ओके है। और अगर ये ओके नहीं होगा तो हमारे पास क्या आएगा, मैसेज आ जाएगा इनवैलिड का। तो ये दोनों केसेस हम लोगों ने देख लिया कि हाँ इट्स गोइंग फाइन, परफेक्टली वर्किंग है। लेकिन अब क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या आ सकती है, 1% प्रॉब्लम क्या आ सकती है, क्योंकि देखो ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, किसी कारणवश आपका जो सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर है, वो डैमेज हो गया, राइट। मतलब कनेक्टिविटी आपकी टूट गई, या फिर आपका सर्वर डाउन हो गया, या फिर आपका डेटाबेस क्रैश हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये तो मैकेनिकल चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है। आपके सर्वर एक मशीन है, कंप्यूटर है, अगर वो क्रैश हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपका डेटाबेस तो ख़त्म हो गया ना। तो उस केस में अगर आपके डेटाबेस में एरर आ जाता है तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे, हाउ यू मैनेज दिस। तो मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग ट्राई कैच। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हम यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस है, सपोज़ करो मैं डेटाबेस का नाम चेंज कर देता हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप डेटाबेस का नाम चेंज करोगे तो क्या आएगा, आपके पास तो एरर आ जाएगा ना। वेब कन्फिग में जाते हैं, ये डेटाबेस का नाम हम लोगों ने रखा हुआ है e_db, e_db के नाम से मेरा डेटाबेस है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं सिर्फ ई रख देता हूँ, ई के नाम से मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है इस टाइम पे। तो टेक्निकली देखा जाए तो जैसे मैं लॉगिन फॉर्म पे लॉगिन फॉर्म को कॉल करूँगा तो वहाँ पे वो एरर शो करेगा, क्योंकि ई के नाम से तो कोई डीबी है नहीं। वैसे तो देखो मेरा डेटाबेस चल रहा है परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो या फिर सर्वर के नेम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वैसे देखो आप प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करोगे, प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, सिस्टम क्रिएट करेगा। अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस केस को मैं हैंडल करने के लिए बता रहा हूँ तरीका क्या है। तो सपोज़ कर लो डेटाबेस मेरे पास में ई के नाम से सर्वर पे बना हुआ था, लेकिन डेटाबेस अब उसको नहीं मिल रहा है, तो उस केस में वो एरर शो करेगा लाइक दिस। अगर मैं इसको अभी रन कराता हूँ और रन कराने के बाद जैसे मैं आईडी पासवर्ड डालूँगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, एक सिस्टम जो जनरेटेड एरर है वो मेरे को थ्रो कर देगा। वो कहेगा कि भाई इस डेटाबेस को मेरे को फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस सर्वर में इस डेटाबेस को मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, और वो सर्वर साइड एरर आ जाएगा, यानी कि मेरे सर्वर साइड का पेज वाला जो एरर है वो शो करेगा।
जैसे 101 है और यहाँ पे मैंने इसको डाला 123, मैंने एक्यूरेट डाला है और लॉगिन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा और वो मेरा सर्वर पेज का एरर दिखाएगा मुझे कि ये जो है आपका पेज, इस पर आपका वर्क नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका सर्वर में वो डेटाबेस नहीं है और आपके सर्वर साइड का जो पेज होगा वो आपका थ्रो कर देगा लाइक दिस। वो बता रहा है कि कैन नॉट ओपन दिस डेटाबेस क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ पे। तो हाउ वी आर हैंडल दिस टाइप ऑफ एरर, कैसे हम हैंडल करेंगे? तो उसको हैंडल करने के लिए जैसे ये देखो आपने यहाँ पे बटन लॉगिन पे एरर आ रहा है, इस लॉगिन पे क्लिक पे एरर आ रहा है, तो हम लॉगिन को ट्राई कैच के अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राई और इस पूरे कोड को इंटायर कोड को ट्राई के अंदर डालेंगे और एक ब्लॉक लिखेंगे कैच के अंदर हम लिखेंगे एक्सेप्शन EX और एक्सेप्शन के अंदर हम जो भी एक्सेप्शन पास करना चाहते हैं वो पास करेंगे और एक लिखेंगे ब्लॉक फाइनली के अंदर हम लोग फाइनल ब्लॉक करेंगे। तो फाइनल के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पहले सबसे पहले एक्सेप्शन पास करते हैं। अब एक्सेप्शन में क्या, जो ये एक्सेप्शन जो कैच का एक्सेप्शन बनाया, ट्राई के अंदर जो भी एरर होगा वो उसको ट्राई करेगा। अगर इसमें से कोई भी एरर उसको फाइंड मिलता है तो वो क्या करेगा, कैच के अंदर वो कैच करेगा और यूज़र को दिखा देगा। एक यूज़र टाइप का एक EX ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अगर वो दिखाना चाहेगा तो वो दिखा सकता है, जैसे कि हम EX ऑब्जेक्ट इसका बना हुआ है। अगर वो दिखाना चाहे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट करके आप जो एरर चाहते हो वो दिखा सकते हो। रिस्पॉन्स डॉट राइट आपने सीधा लिखा EX डॉट टू स्ट्रिंग, यानी EX के अंदर वो एक्सेप्शन को कैच करेगा और उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको शो करेगा कहाँ पे, यूज़र के पैनल पे। यानी कि जो एक्चुअल एरर आया वो आपको दिखाएगा, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि वो एक्चुअल एरर शो करे क्योंकि यूज़र को तो अपने हिसाब से आपको दिखाना है कि आपको यूज़र को डेटाबेस से क्या मतलब है कि वो डेटाबेस नहीं है। तो आप एक एप्रोप्रिएट मैसेज आप यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम जो EX ऑब्जेक्ट है ना वो हम नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, और EX ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे, हम यूज़र के हिसाब से नहीं दिखाएंगे। हम अपना जो है यूज़र को एंटरटेन करेंगे कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग या समथिंग वेंट रॉन्ग। इस तरह से हम लोग यूज़र को बताएंगे कि देयर इज़ समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत है, सर्वर नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ वेट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक यूज़र एंटरटेनिंग मैसेज होगा। स्टिल मेरा प्रोग्राम अभी ब्रेक नहीं होगा, देखना अभी पहले से पहले ब्रेक हो गया था, मेरा प्रोग्राम अब ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद फाइनल ब्लॉक में क्या होता है कि हम फाइनली करना क्या चाहते हैं। तो फाइनली मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाए, या मैं चाहता हूँ कि कनेक्शन क्लोज़ हो जाए। देखिए अभी हम कनेक्शन में आता हूँ तो हमने ओपन किया नहीं है, इसमें हमने तो कोई अडेप्टर यूज़ किया, तो कनेक्शन क्लोज़ करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली ब्लॉक में हम क्या करते हैं, ज़्यादा से डेटा रीडर है तो रीडर को क्लोज़ कर दिया, कनेक्शन को क्लोज़ कर दिया, हम इस तरह का काम कर सकते हैं। अब देखो फिर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। सेम प्रोग्राम है, मेरा डेटाबेस का नाम इस टाइम पे भी गलत है, यानी कि डेटाबेस में किसी ने मेरे डेटा को डिलीट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मेरे डेटाबेस में किसी ने मेरे सर्वर के अंदर में जाके मेरे डेटाबेस को डिलीट कर दिया। तो क्या होगा, जब मेरा एप्लीकेशन हॉस्टेड है तो वहाँ तो एरर आएगा ना। तो उस एरर को मेरा ये ट्राई कैच कर लेगा। यहाँ पे हम डालते हैं अपना आईडी और सेम पासवर्ड हम डालते हैं एक्यूरेट वाला, और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, अब देखो अब वो एरर पॉइंट पे नहीं जाएगा जो पहले जा रहा था। अब यहाँ पे आपके पास एक यूज़र वैलिड मैसेज आएगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, जो कि आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो आप स्टिल आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, पेज आपका ओपन रहेगा, खुला रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्राई कैच। इसे हम किसी भी तरह के एरर को कैच कर सकते हैं। और अगर मैं अब इसको ठीक कर देता हूँ, एरर को, हमने जो भी गलत किया था वहाँ पे मैं उसको ठीक कर देता हूँ। e_db जो मेरा था एक्चुअल का, इसको स्टॉप करके हम दोबारा से रन कराते हैं क्योंकि हम लोगों ने सोर्स कोड में चेंज किया है। तो अब देखना कि आपका प्रोग्राम जो है स्टिल वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो उसको करना पड़ेगा। और सिस्टम एरर उसको कहीं से भी कुछ मिलेगा, लाइक इंटरनेट कनेक्शन बंद है, सर्वर ऑफ है, किसी भी केस में कोई भी एरर उसको अगर अब दिखेगा तो वो वाला समथिंग वेंट रॉन्ग वाला मैसेज वो दिखा देगा। तो ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऐड पे दिखाया उसी तरह से आपके पेज पे बहुत सारे पार्ट होंगे जहाँ पे इस तरह के एरर को आप दिखा सकते हो। देखो अब मेरा प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट वाला पेज मेरा ओपन हो गया। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं इसमें ट्राई कैच के थ्रू।
तो इसको आप ट्राई कैच को हर पेज पे यूज़ कर सकते हो, जिस पे भी आपको लगता है कि आपका कोड है यहाँ से मतलब यूज़र अगर आप क्लिक करता है तो एरर आएगा, आने की संभावना है, या फिर कुछ भी है, तो आप यहाँ पे जैसे ये हमने कोड किया हुआ है, यहाँ पे भी ट्राई कैच यूज़ कर सकते हो, इसमें भी ट्राई कैच लगा सकते हो, इस पर भी ट्राई कैच लगा सकते हो। यानी कि सारे जितने भी आपने लगाए हुए हैं सब पे ट्राई कैच आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो मेन पार्ट होता है, जो हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाला यूज़र इंटरटेनमेंट पार्ट है, जहाँ आपको लगता है पेज लोड होते ही यूज़र की इन्फॉर्मेशन फैच होके आनी है, तो वो आपको ट्राई कैच में डालना नेसेसरी होता है। क्योंकि कुछ नहीं पता सर्वर का, सर्वर किसी कारणवश अगर ऑफ हो गया तो आपको यूज़र जो होगा उसके पास सर्वर साइड के पेज का एरर आ जाएगा और वो आपका बहुत बैड इंप्रेशन उसके सामने शो करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ करना चाहिए, जो कि हमारा ऊप्स का ही कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट है। ट्राई कैच और थ्रो और एक साथ में एक फाइनली, ये 4 ब्लॉक्स होते हैं उसके, ट्राई कैच, थ्रो और फाइनली। तो ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, फिर आप इसको लोग पूरी तरह से ट्राई करना और पूरा बना लेना।